अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने लालच में या फिर त्वरित लाभ के चक्कर में कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें भविष्य में भारी कीमत देकर चुकाना पड़ता है। इसलिए मेरा सुझाव तो यही है कि अगर कोई आपको तत्काल में कुछ लाभ दिलाने का ऑफर दे तो उसके पीछे छिपे उस नकारात्मक परिणाम को भी अच्छे से जान लेना चाहिए, जो सामान्य तौर पर सामने से दिखाई नहीं देते। कॉलेज के दिनों में मैंने एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री रॉबर्ट मर्टन के प्रकट और अप्रकट प्रकार के सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। प्रकट प्रकार यानी मैनिफेस्ट फंक्शंस प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होने वाले वस्तुपरक परिणाम होते हैं, यानी जो आंखों से दिखाई देते हैं, जबकि अप्रकट प्रकार यानी लेटेंट फंक्शंस के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं होता है। सास बहू सीरियल्स के पात्रों की तरह जो सामने से तो अच्छी अच्छी बातें करती दिखाई देती हैं किंतु मन में जहर भरी बातें सोचती रहती हैं। आपने भी देखा होगा। सरल भाषा में कहें तो ये किसी कार्य के इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स की तरह होते हैं। आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। पूरा सुनिएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा ही दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। तो चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है द सिल्वर बेल। सिल्वर मतलब होता है चांदी, बेल मतलब होता है घंटी, चांदी की घंटी। आर को पूरा उच्चारित मत कीजिएगा क्योंकि नियम के अनुसार यहाँ पे वॉल्स लगा हो, और जब भी वॉल्स लगा होता है आर के पहले तो वो पूरा उच्चारित नहीं किया जाता है। तो सिल्वर बेल, चांदी की घंटी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज अ पीसफुल लिटिल विलेज, एक शांतिपूर्ण, शांति प्रिय, पीसफुल मतलब होता है शांति प्रिय, शांतिपूर्ण छोटा सा गांव था। यहाँ पे देयर उच्चारित नहीं कर रहे हैं क्योंकि देयर यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया है, यानी परिचयात्मक शब्द, वह शब्द जो सेंटेंस को पूरा करता है। तो एक छोटा सा शांतिपूर्ण गांव था। इन दैट विलेज लिव्ड अ शेफर्ड, ही हैड सम लवली शीप। उस गांव में, दैट उस गांव में, लिव्ड रहता था एक शेफर्ड, शेफर्ड मतलब होता है चरवाहा, गड़रिया, एक गड़रिया रहता था। ही हैड उसके पास कुछ प्यारे प्यारे, लवली मतलब प्यारे, बहुत प्यारे, शीप भेड़ थी, कुछ प्यारे प्यारे भेड़ थी उसके पास। यहाँ पे हैड जो है ना, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस्तेमाल ना होकर एक पॉजेसिव वर्ड के रूप में इस्तेमाल किया गया ना। ही हैड, हैड मतलब उसके पास था, तो उसके पास बहुत प्यारे प्यारे भेड़ थे। एवरी डे, प्रत्येक दिन, द शेफर्ड यूज्ड टू टेक हिज शीप फॉर ग्रेजिंग। प्रत्येक दिन जो गड़रिया था वह यूज्ड टू टेक, ले जाया करता था। यूज्ड टू कब लिखेंगे, ये इसको आप अच्छी तरह से अलग से नोट कीजिए ना। जब भी हम अतीत में आदतन या बार बार किए जाने वाले किसी कार्य को बताते हैं तो उसको बताने के लिए हमें यूज्ड टू का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे मैं किया करता था, जाया करता था, खाया करता था, मैं मतलब वो अब नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रेजेंट में बता रहा हूँ ना कि मैं जब छोटा था या मैं जब वहाँ था तो ये किया करता था, तो उसके जगह पे यूज्ड टू लगता है। और अगर अभी के बारे में बात करना है, किया करता हूँ, जाया करता हूँ, खाया करता हूँ, कमाया करता हूँ, तो वहाँ पे यूज्ड टू लगेगा ना। यहाँ यूज्ड है ना, यूज्ड टू है तो करता था, यूज्ड टू तो करता हूँ। तो वह हर दिन ले जाया करता था अपने भेड़ों को फॉर ग्रेजिंग। ग्रेज मतलब होता है चरना, चराना। ग्रेज मतलब खरोंच भी होता है ना, छिल जाता है ना कहीं गिरने से शरीर में, तो उसको भी ग्रेज बोलते हैं। और धीरे से छूने को भी ग्रेज बोला जाता है, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से इस ग्रेजिंग का मतलब होता है चराना। तो वो अपने भेड़ों को चराने के लिए प्रतिदिन ले जाया करता था चारागाह में ना। ही हैड बॉट बेल्स फॉर ईच ऑफ देम, वह खरीदा, बाई का पास्ट रूप है बॉट, बाई मतलब खरीदना, बॉट मतलब खरीदा था, वह खरीदा था बेल्स घंटियां, फॉर ईच, ईच मतलब था प्रत्येक, ऑफ देम उन प्रत्येक भेड़ों के लिए एक एक घंटी खरीदा था।
ही टाइड अ बेल टू ईच ऑफ द शिप। वह टाइड, टाई मतलब होता है बांधना, गांठ बांधना या गुत्थी, तो वह बांधा घंटी, वह घंटी बांधा प्रत्येक भेड़ को एक एक घंटी बांध दिया था वो। सो दैट एक साथ जब भी देखेंगे तो उसका मतलब होता है ताकि ही माइट नो वेयर दे वर ग्रेजिंग, वह जान सके। मे का पास्ट टेंस है माइट, मे मतलब सकना। अब माइट जब भी हम यूज करते हैं ना तो इसका मतलब शायद, संभावना में हम बात कर रहे हैं। शायद वह सके, शायद ना जा सके, तो वह शायद जान सके। नो मतलब जानना, वह जान सके कि वेयर कहाँ, वे दे मतलब वे वर ग्रेजिंग चर रहे थे, कहाँ वे चर रहे थे घास, तो वो घंटी की आवाज सुनकर वो जान सके, इसलिए वो सबको एक एक घंटी पहना दिया था। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वर लगा हुआ है और मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ा हुआ है, ठीक ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द बेस्ट शिप हैड अ सिल्वर बेल टाइड अराउंड हर नेक। जो सबसे बेहतरीन, बेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है ना गुड का। गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, किसी तुलना करते हैं ना तो कंपेयर करते हैं, तो कंपेरेटिव डिग्री में बात होती है। बेटर, फैटर, टॉलर, लेकिन अब बेस्ट है ना, EST जुड़ता है, वो सुपरलेटिव डिग्री मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो जो सबसे अच्छा भेड़ था, हैड, उसको सिल्वर बेल बांधा था, वो मतलब चांदी की घंटी बांधा उसको, उस जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे झबरीला भेड़ था, उसके गले के चारों तरफ, अराउंड हर नेक, उसके गले के चारों तरफ एक चांदी की घंटी बांधा, वो जो सबसे अच्छा भेड़ था उसके गले के चारों ओर। वन डे, एक दिन, अ स्ट्रेंजर केम टू द विलेज, एक दिन एक स्ट्रेंजर मतलब होता है अजनबी, अपरिचित, एक अजनबी उस गांव में आया। कम का पास्ट टेंस है केम, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है ना, कि एक दिन उस गांव में एक अजनबी आया। ही सा द शिप ग्रेजिंग, उसने देखा भेड़ों को चरते हुए, ये कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, यानी चरते हुए, तो उसने भेड़ों को चरते हुए देखा। सीइंग द सिल्वर बेल अराउंड द शिप्स नेक ही वेंट टू द शेपर्ड। सीइंग या देखकर, द सिल्वर बेल मतलब चांदी की घंटी को देखकर, अराउंड द शिप्स नेक उस भेड़ के गले के चारों ओर जो बंधी हुई थी घंटी, उसको देखकर वह गया। ही वेंट, गो का सेकंड रूप है वेंट, वह गया टू द शेपर्ड के पास गया, उस चरवाहे के पास गया, गड़रिये के पास गया, वह सिल्वर बेल देखकर वह गया। एंड आस्क्ड, और पूछा, आस्क मतलब मांगना भी होता है, लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहा है ना, और पूछा। विल यू सेल द बेल टू मी, क्या तुम, जब भी हम कोई सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के सबसे शुरू में देखेंगे ना, तो इसका मतलब वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। प्रश्नवाचक शब्द में, वाक्य में हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब रहता है ना, वो जो सेंटेंस है उसके सबसे शुरू में लग जाता है, तो उसका मतलब होता है क्या तुम बेचोगे द बेल, घंटी को, टू मी, मुझे, क्या तुम इस घंटी को मुझे बेचोगे। ये फ्यूचर टेंस में बात हो रही है ना। वह बोला आउट ऑफ द ग्रीड, इसीलिए आउट ऑफ द ग्रीड मतलब, ग्रीड मतलब होता है लालच, तो लालच वास द शेफर्ड एग्रीड, जो गड़रिया था वह राजी हो गया, चरवाहा राजी हो गया। तो मतलब जरूर उस घंटी की बहुत ज्यादा कीमत वो दे रहा था, तो गड़रिया लालच वास उससे राजी हो गया। एग्रीड मतलब राजी होना, राजी हो गया, सहमत हो गया उसको बेचने के लिए। एंड सोल्ड द बेल, और घंटी को बेच दिया। सेल मतलब बेचना, सोल्ड मतलब बेच दिया, और उस घंटी को बेच दिया लालच में पड़ के कि ज़्यादा रकम मिल रहा है, मैं तो ये इसको 100 रुपये में खरीदा था, ये मेरे को 1000 रुपया दे रहा है। लेकिन बट लेकिन फ्रॉम देन ऑन, उसके बाद से, फ्रॉम देन ऑन उसके बाद से, ही डिड नॉट नो वेयर हिज बेस्ट शिप वॉज ग्रेजिंग, वह नहीं जाना। ही डिड नॉट, ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड लगा है, उसका नॉट है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगाएंगे ना, तो उसके बाद
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा ना। जैसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ये चीज आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। तो ही डिड नॉट नो, अब वह नहीं जानता था कि वेयर कहाँ उसकी जो सबसे अच्छी भेड़ थी, बेस्ट शीप, वाज ग्रेजिंग, चर रही थी। अब वो नहीं जान पाया था क्योंकि घंटी बज ही नहीं रही थी, तो इसलिए वो अब नहीं जान रहा था कि उसकी सबसे अच्छी भेड़ अब कहाँ चर रही थी। द स्ट्रेंजर टुक एडवांटेज ऑफ दिस, तो उस अजनबी ने टुक टेक का पास्ट टेंस टुक टेकन, उसने लिया, क्या लिया, एडवांटेज। एडवांटेज मतलब होता है फायदा, अनुकूल परिस्थिति को भी एडवांटेज बोलते हैं। तो उसने इसका फायदा उठाया, एडवांटेज मतलब फायदा, और उस अजनबी ने इसका फायदा लिया, फायदा उठाया इस चीज का। किस चीज का फायदा उठाया कि अब उस गडरिये को नहीं पता है कि उसकी बेस्ट भेड़ कहाँ चल रही है। इसीलिए वन डे, एक दिन, ही स्टोल द शीप, उसने उस भेड़ को चुरा लिया। स्टील मतलब चुराना, स्टोल मतलब चुराया। उसने एक दिन भेड़ को चुरा लिया, उस भेड़ को जिसमें घंटी नहीं थी। 10 इस प्रकार द शेफर्ड लॉस्ट हिज बेस्ट शीप जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड। और इस प्रकार 10 मतलब होता है इस प्रकार, जो गडरिया था, जो चरवाहा था, उसने खो दिया। लूज मतलब खोना, लॉस्ट मतलब खो दिया अपना बेस्ट, सबसे बढ़िया भेड़, अपने सबसे बढ़िया भेड़ को खो दिया, जिसके ऊपर बहुत सारे ऊन निकल सकते थे, बहुत दूध देती होगी, बहुत हिस्ट पुष्ट थी, उसको खो दिया वो। जस्ट बिकॉज ऑफ, बिकॉज मतलब तो क्योंकि होता है ना, आप भी जानते हैं कि बिकॉज मतलब क्योंकि, लेकिन जब बिकॉज ऑफ एक फ्रेज में लिखा हो ना बिकॉज ऑफ, तो इसका मतलब होता है के कारण। किसके कारण? हिज ग्रीड, अपने लालच के कारण वह अपने सबसे अच्छे भेड़ को खो दिया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नैतिक शिक्षा क्या है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि नेवर बी ग्रीडी, लालची मत बनो, कभी भी लालची मत बनो। ये मोरल ऑफ द स्टोरी इस लेसन की है। तो अभी जो चुनाव के समय में जो घाघ नेता आपसे 500,000 रुपए दारू मुर्गे का लालच देकर आपके कीमती वोट को खरीद लेते हैं और आगे चलकर आपका और आपके बच्चों का भारी नुकसान हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस बार वोट करने जाएं तो किसी नेता का नहीं बल्कि अपने बच्चों का मुंह देख कर जाएं कि मेरे बच्चों के भविष्य के लिए कौन सही होगा, ना कि त्वरित लाभ के लिए कि अरे यार ये पैसा दे रहा है, अरे ये वादा कर रहा है, ये घोषणा कर रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, चांदी का चावल खिलाऊंगा आपको, उससे पे मत जाइए। वो उसके अप्रकट प्रकार को, उसके अंदर, उसके भीतर छुपे हुए उस स्वार्थी चीज़ को देखिए आप कि वो उसके मन में क्या चल रहा है ना। अब आप कहेंगे कि मैं पिछले वीडियो में बोला था कि लालची बनो, तो भैया मैं अभी भी कहता हूं कि लालची बनो, लेकिन अपने स्वार्थ, अपने लालच का दायरा बड़ा रखो। आपका स्वार्थ बड़ा होना चाहिए। महात्मा गांधी भी स्वार्थी थे, लेकिन उनके स्वार्थ में संपूर्ण भारत व भारतवासियों की आज़ादी समाई हुई थी। उनके स्वार्थ में पूरा भारत था। तो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने कुटुंबजनों के लिए, अपने समाज के लिए स्वार्थी बनो। चिंदीगिरी नहीं करना है कि अपने छोटे से स्वार्थ, छोटे से लालच के चक्कर में अपना ईमान, नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ गंवा देना। तो लालची बनो, स्वार्थी बनो, लेकिन बड़े स्तर का लालच रखो मन में। सोच ऐसा रहना चाहिए कि भगवान सबका भला करे और साथ में मेरा भी भला करे। ठीक, तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।